थैंक यू जी। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि फैमिली बिजनेसेस पे हमने ये बात की कि बेनिफिट्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगी और इस्लामिक सॉल्यूशंस क्या हैं। तो फैमिली बिजनेस में बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद हमने बेनिफिट पहला ये देखा कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने एज अ मदद के तौर पर पकड़ा। समोसे सारे खत्म ना। जी, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हेल्प मांगी वो अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरे भाई को ही मेरा मददगार बना दे। तो ये बात भी पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड बात हम देखते हैं कि अपने घराने के जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ सिफात होती हैं। हर फैमिली के अंदर, हर मुल्क के अंदर सिफात होती है। तो अगर हम अपनी फैमिली के लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो उसका मतलब वो वैल्यूज हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपने बिजनेस में। जैसे एक हदीस शरीफ में आता है अल मुल्क फिल कुरैश, कि लीडरशिप जो है कुरैश के अंदर है, वल क़ज़ाउ फिल अंसार, और जजमेंट की सलाहियत अंसार मदीना के अंदर है, वल अज़ानु फिल हबशा, हबशा के अंदर अजान देने की सलाहियत है, वल अमानतु फिल अज़्द, और अज़्द के अंदर ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। तो इसका मतलब हर मुल्क में बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों के अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें रखी होती हैं। कुछ खानदान बिजनेस के अंदर बड़ा स्किल्स वैल्यू रखते हैं, कुछ खानदान जॉब के अंदर बड़ी महारत रखते हैं, तो कुछ खानदान गोश्त का कारोबार अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपके खानदान में अल्लाह ने कुछ सलाहियत रखी है और आप जो है वो उस सलाहियत को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी खानदान से लोगों को लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आपके बिजनेस के अंदर वो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए जो है वो अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट करना, अपनी फैमिली के लोगों को बिजनेस में लाना, ये शरिया में भी पसंदीदा है। आगे हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कुरैश को प्रमोट, कैसे कुरैश को के बारे में फरमाया, इन्ना हाज़ल अम्न फिल कुरैश, कि देखो अथॉरिटी, हुकूमत कुरैश के अंदर रहेगी, ला युआदीम अहदुन इल्ला कब्बहुल्लाहु, और उनकी उनसे कोई जो है वो छीनेगा नहीं मगर अल्लाह ताला उसको अपने औंधे मुंह गिरा देगा। जो भी कुरैश से हुकूमत को छीनने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको जो है सजा देगा। मा अकामुद्दीन, हाँ, जब तक वो जो है दीन के पाबंद है। हाँ, अगर दीन के पाबंद नहीं है तो कुरैश फिर वाले अहल नहीं है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि खानदान के अंदर, बाद खानदानों के अंदर जो लीडरशिप स्किल्स होती है, तो अल्लाह के नबी ने भी इसको इंडोर्स किया कि हाँ, कुरैश के खानदान के अंदर ये बात है। लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं कि 100 जो ब्लाइंड फॉलो करेंगे। हाँ, अगर वो दीन में नहीं होंगे, अगर वो मेरिट पे फॉलो नहीं कर रहे तो फिर जो है खानदान को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हम ऐसा नहीं कि भाई जो है जो भी मेरा रिश्तेदार होगा बस वो बिजनेस में आता जाएगा, चाहे उसके अंदर बिजनेस स्किल्स हों कि ना हो। तो ये बात हमें पता चल गई कि खानदान को प्रमोट करना, खानदान के लोगों को लेके आना, इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी वैल्यूज जो है एड ऑन होंगी। फिर हम देखते हैं कि बाद औक़ात फैमिली बिजनेस में एक भाई दूसरे के लिए सपोर्ट का जरिया बन रहा होता है। किसी एक अच्छी नेकियां दूसरे की नेकी का जरिया बननी होती है, दूसरे की रोजी का जरिया बननी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे, दोनों बिजनेस करते थे। फकान अहदुमा याति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, वल आखिरु यहतरिफु, और दूसरा जो है वो कारोबार करता था। तो फशकल मुहतरिफु अखाहु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो बिजनेस ज्यादा वक्त देता था और जो वो ज्यादा एफर्ट्स लगाता था, उसके दिल में शिकवा आया कि मेरा भाई तो अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा रहता है, वो बिजनेस की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने शिकायत की, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअल्लक तुरज़क़ु बिही, क्या पता शायद तुम्हें अपने भाई की वजह से रिस्क मिल रहा हो। तो भाई हमें नहीं पता कि हमारे भाई जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो वालिद साहब, हमारे जो पार्टनर हैं, उन्हीं की बरकत से हमें रोजी मिल रही हो, उनकी कोई नेकियां हो, उनकी कोई जो है वो अच्छी साख हो। तो इसलिए जो है ना हमें अपने खानदान के नेक लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करके उनकी बरकत को भी हासिल करनी चाहिए। तो फैमिली बिजनेस के अंदर हमने देखा कि अदर बिजनेसेस से ज्यादा बरकत होती है, क्योंकि उसमें जो है ना वो कॉमन वैल्यूज होती हैं, उसमें लॉयल्टी होती है, उसमें एक दूसरे की नेकी जो है वो सपोर्टिव होती है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उसमें बरकत होती है। जैसे कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने फरमाया कि हम खाना खाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईट टुगेदर, तुम लोग शायद अकेले अकेले बैठ के खाते होगे। उन्होंने कहा जी। तो आपने फरमाया नहीं, तुम पूरे खानदान वाले एक साथ मिलकर खाना खाओ और अलग अलग ना खाओ, इसलिए कि फॉर द ब्लेसिंग इज एसोसिएटेड विद द कंपनी, कि जमात के साथ अल्लाह की मदद होती है। जब तुम जमात के साथ बिजनेस करोगे, देखो चार भाई थे, चारों को अलग अलग बिजनेस करके दे दिया, अब उनमें वो बरकत नहीं होगी। जो चार भाई मिलकर बिजनेस करेंगे जो बरकत होगी, ठीक है? तो इसलिए हमें बरकतें भी मिलती है। वैसे भी हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला दो पार्टनर्स के साथ तीसरा होता है जब तक कि कोई एक दूसरे को खयानत ना करे। तो ये हर पार्टनरशिप के ऊपर भी अप्लाई होता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, जरा हम वो देखें। चैलेंजेस ये हैं कि ये फॉरबिस की एक मैंने लिंक भी शेयर किया है, इसकी रिसर्च है। वो कहते हैं कि लेस देन 1/3 ऑफ फैमिली बिजनेसेस सर्वाइव द ट्रांजिशन फ्रॉम
फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन, यानी 1/3 जो बिजनेसेस होते हैं फैमिली बिजनेस, वो पहली जनरेशन में ही खत्म हो जाता है। यानी वालिद साहब ने काम किया, बड़ा अच्छा पीक पे ले गए, लेकिन बच्चों तक वो पहुंच नहीं सका, वो उससे पहले ही खराब हो गया, बच्चों में पहुंचा तो वो बच्चों ने जाया कर दिया। और 50% जो होते हैं, यानी आधे बिजनेस जो है वो सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में नहीं जा पाते। कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हब थे, कितने बड़े बड़े नाम थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो पाकिस्तान बनते हुए मौजूद थे, आज कहाँ है, उनका नाम भी नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो आप लोगों के फैमिली बिजनेसेस हैं वो नस्लों 7 नस्लों में चले, और उनकी वजह से इतने बड़े बड़े बिजनेस हो कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इस तरह मुसलमानों के फैमिली बिजनेस हो और पूरी दुनिया में उनका असर रसूख हो। तो ये चैलेंज से निपटना होगा। दूसरा, ये डिलॉयट एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, उसकी ये रिसर्च है, जो इसका लिंक भी मैंने शेयर किया, उन्होंने पूरी रिसर्च की है फैमिली बिजनेस के ऊपर। वो फरमाते हैं कि आवर रिसर्च हैज फाउंड दैट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली बिजनेस लीडर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन में फैमिली बिजनेस लेना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? फैमिली वैल्यूज को मेंटेन करना। वालिद साहब के अंदर अमानतदारी थी, बच्चों में वो नहीं आ रही। सक्सेशन प्लानिंग ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, एक बड़ा बेटा है वो अपने बेटे को भी जरूर लेकर आएगा, दूसरा बेटा है वो कहेगा मेरा बेटा क्यों इसमें नहीं आ रहा। हालांकि हम ये नहीं देख रहे कि उसके अंदर मेरिट है कि नहीं है, उसके अंदर सलाहियत है कि नहीं है, या उसको हम अपने बिजनेस पे हम मेहनत करके जहां पहुंचे हैं उसके बाद तो बैठे बिठाए पैसा आ गया, उसको कदर ही नहीं है, वो आके पहले दिन से ही जो है वो बोर्ड मीटिंग में आके वो राय देना शुरू कर दी। तो अब हम उस चूंकि शेयर होल्डर बन गया, नहीं, हम सक्सेशन प्लानिंग करें भाई, हमारे खानदान के लोग आएंगे इस बिजनेस में, सिर्फ इस खानदान के लोग आएंगे, लेकिन वो जिनके अंदर ये स्लाइड होगी, उन्होंने एमबीए किया होगा, इतना बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा, ये होगा, और पहले 3 साल तक उनको राय देने का हक नहीं होगा, इस तरह होगा, पहले 3 साल उनका प्रोमोशन पीरियड होगा, हर डिपार्टमेंट उनको हम रोटेट करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, देखिए किसी खलीफा ने भी अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया खलीफा के तौर पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपने खलीफा नहीं बनाया, अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कितने मशहूर और जलील कदर साहबी हैं, लेकिन हज़रत उमर ने भी अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं है कि बस जो बिजनेस है, जो भी आपको ओहदा मिला है बाय डिफॉल्ट बच्चों में जाएगा, नहीं, जो उसके काबिल होगा वही इसका जो है वो हकदार होगा, जो उसके काबिल नहीं होगा वो बेटा तो होगा, उसको शेयर होल्डर मिल जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। तो इसकी सक्सेशन प्लानिंग हमें करनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये डिलॉयट वाले कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग फर्दर प्रोफेशनलिज्म इनटू फैमिली बिजनेस फर्म, हम प्रोफेशनलिज्म भी लेके आए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब शरिया अहकाम को फॉलो नहीं करता तो क्या होता है फैमिली बिजनेस में, जो हमने नोट किया वो ये होता है कि हुकूकुल इबाद की ना तलफी होती है, बाद का जो है वालिद साहब का हक नहीं बेअदबी हो रही होती है, या बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, ऊंची आवाज में बात हो रही होती है। हालांकि हम जो है हम इसको देखें कि अगर हम इसको बिजनेस को सही लेके चलते तो ये बिजनेस जो है अच्छा जाता है, लेकिन अगर ये बिजनेस सही नहीं जाएगा तो ना सिर्फ बिजनेस टूटेगा बल्कि हुकूकुल इबाद भी, यानी आपस में दो भाई आपस में एक दूसरे को शक्ल देखने को गवारा नहीं करते। तो ये क्यों होता है? जब हम शरीय अहकाम को फॉलो नहीं करते। फिर उस बाद औकात हराम इनकम हो रही होती है, क्योंकि बड़े भाई जो है वो कारोबार की जा रहे हैं और छोटे भाई को उनका हिस्सा ही नहीं दे रहे, तो ये सरासर हराम इनकम है। लैक ऑफ बरकत, जब बरकत ही नहीं होगी, जब आप जो है किसी का हक नहीं दोगे, और फिर क्या होता है, अर्ली डिके और जल्दी बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन शरीयत के पास है। शरीयत ने सोल्यूशन क्या दिया आप देखें, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद में जो सबसे तवील आयत नाजिल की है, जो सूरह बकरा की 282 आयत है, वो ना तहज्जुद के बारे में ना हज के बारे में, बल्कि वो किसके बारे में, हाउ टू डॉक्यूमेंट योर बिजनेसेस। असल में फैमिली बिजनेस में होता क्या है, मसला है कि हम लिखते नहीं है। हम बहुत से बिजनेसेस में गए तो हमें हैरान हुई कि 7 साल से 14 साल से 10 साल से फैमिली बिजनेस चल रहा है और फैमिली बिजनेस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही डिसाइड नहीं हुआ, या अगर हुआ तो वर्बल हुआ है। तो जब आप लिखोगे नहीं, हालांकि कुरान मजीद की सबसे तवील आयत क्या है जिसका मैंने एक्सट्रैक्ट नोट किया, पूरी आयत आप पढ़ें, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं भाई जो भी मामला करो लिख लो लिख लो लिख लो। और फिर आप देखिए अल्लाह ताला कितनी प्यार से तरगीब दे रहे हैं, वला तज़अमू अन तक्तबू सगीरन अव कबीरन, कि देखो तुम सुस्ती मत करो, चाहे मामला छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको लिखो। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये लिखना अल्लाह के नज़दीक ज्यादा इंसाफ की बात है। वो अक़वमु लिश्शहादा, और जब गवाही की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा मजबूत एविडेंस होगा। वो अदना अल्लाह तरताबू, और ज्यादा आसान है, ज्यादा इस बात के करीब है कि तुम शक नहीं करोगे, तुम आपस में झगड़ोगे नहीं। तो अल्लाह ताला भी तरगीब दे रहे हैं कि देखो अपने बिजनेसेस को लिखो। तो हम जितने भी फैमिली बिजनेस के लोग हैं, या अगर कोई भी बिजनेस हम उसका डीड बनाए, पार्टनरशिप डीड बनाए कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, टर्मिनेशन क्या है, किसका क्या रेशो है, और इसके बारे में हम बात करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शरिया का रूल क्या है। शरिया का रूल बड़ा आसान है, ताशरू कल इख्वान,
कि रहो भाइयों की तरह, वो तामलू कल अजानिब, लेकिन मामला कैसे करो, अजनबियों की तरह। भाई हमारा जो फैमिली बिजनेस है इसमें कोई बाप कोई बेटा नहीं है, एक डायरेक्टर है, दूसरा फाइनेंस का डायरेक्टर, दूसरा सेल का डायरेक्टर। जो बिजनेस के मफाद में होगा फैसला वो हम कबूल करेंगे। बाप बेटा भाई चचा सब जो होंगे वो घर जाके होंगे, घर जाके तो भाई मैं आपका ताबेदार। लेकिन यहाँ पर फाइनेंस अगर मेरा डिपार्ट है तो यहाँ मेरी फाइनेंस के अंदर मेरी बात चलेगी, मतलब मेरी। और अगर छोटे भाई को सेल्स का डिपार्ट दिया हुआ है तो छोटे भाई की सेल्स में बात चलेगी, चाहे वो बड़ा भाई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और अगर वो बात छोटा भाई ले ले तो उसका बड़ापन है, लेकिन वो बाउंड नहीं है। आप अजनबियों की तरह मामला करें, जैसे अजनबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो जिस तरह मामला करते हैं उस तरह मामला करें। यहाँ पर जब हम ऑफिस हैं तो फैमिली को घर छोड़ के आए, और जब ऑफिस से घर जाए तो बिजनेस हेड ऑफिस छोड़ के जाए, घर जाके हम बिल्कुल भाइयों और माँ बाप और उनकी तरह रहें। तो इस तरह जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फिर क्या होता है, शरिया के रूल जो है वायलेट हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम दोनों चीजों को अलग अलग करके रहें। शरिया रिक्वायरमेंट्स क्या है फैमिली बिजनेस के अंदर, एक तो हर चीज की ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज लिखी जाए, फिर ओनरशिप शेयर हर किसी का लिखा हो, फिर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हो, सिर्फ वर्बल ना हो, और फिर जो लिखा जाए उसको शरिया से अटैच कराएंगे, भाई सही लिखा है कि नहीं लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म हो कि भाई मुजारबा है या मुशारका है, क्या है। और फिर जो वालिद साहब का जब इंतकाल हो जाए तो जो भी हो तो फौरन ये डिसाइड कर लें कि भाई विरासत में किस किस का कितना हिस्सा है। असल में होता है क्या, उस वक्त डिसाइड नहीं करते, उसको कैरी ऑन करते हैं। जब 5-10 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता कि असल में वालिद साहब ने क्या छोड़ा था, फिर बड़े भाई ने उसमें कितना ऐड किया, छोटे भाई ने कितना ऐड किया, फिर डिस्प्यूट्स होते हैं। फिर दूसरा है कि जब फैमिली बिजनेस होता है, अपना अब्बा का कारोबार, अपना कारोबार, तो जो जितना आया लेके जाते रहते हैं, तो फिर ड्राइंग हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो अच्छा, अब यहाँ पर ड्राइंग भी डिसाइड होनी चाहिए कि तो हमारी बात हो रही थी कि जब हम फैमिली बिजनेस में हो और अपना ही कारोबार होता है तो वहां पर हम अपने सारे खर्चे हम जो है वो उसी बिजनेस से कर होते हैं। असल होता क्या है, बड़े भाई हैं, उनके बच्चे ज्यादा है, उनकी जो है फैमिली बड़ी है, तो उसमें वो होता है कि वो अपनी जो है ना वो जो है ना वो ड्राइंग ज्यादा कर रहे होते हैं। और छोटा भाई है वो तो बस अपने दोस्तों यारों में बैठता है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसके बच्चे नहीं, तो उसकी ड्राइंग कम होती है, तो दिलों में खोट आता है। तो हम इसका तरीका तय करें, भाई हर पार्टनर जो है वो इतना कैप, मतलब 4 लाख तक हर पार्टनर ड्राइंग कर सकता है मैक्सिमम। क्योंकि ड्राइंग तो हम करेंगे, फिर बाद में साल के एंड पे एडजस्टमेंट होगी ना प्रॉफिट में, तो ड्राइंग डिसाइड होगी भाई 6 लाख है, 10 लाख है, जिसकी भी जितनी भी ड्राइंग होगी वो डिसाइड की जाए, ताकि जो है वो उसमें कोई डिस्प्यूट ना आए। और फिर जो बंदा चाहे, अगर उसके खर्चे कम भी हैं फिर भी वो चाह रहा है कि मैं, जब मेरा भाई 4 लाख रुपए निकाल रहा है, मैं भी 4 लाख रुपए निकालूं, मैं कोई और प्लॉट ले लूंगा, मैं कुछ और गाड़ी ले लूंगा, कोई और जगह इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इसको अख्तियार होना चाहिए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरिट बेस्ड सक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हम ये डिसाइड करें कि हमने कितने लोगों को किस बुनियाद पर, किस रिश्तेदार को इसमें एड ऑन करना है। तो ये तो हमारा फैमिली बिजनेस पे बात थी। अब हम कुछ जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं।